हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 23 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस, स्टेट पीसीएस वगैरह 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 वगैरह। बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के पहली न्यूज़ के साथ। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़ की, और आज है 23 अप्रैल और आज आता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ठीक है, और ये क्यों मनाते हैं हम? ये मनाते हैं टू सेलिब्रेट द प्रोफाउंड इम्पैक्ट दैट बुक्स एंड रीडिंग हैव ऑन अस। बुक्स और रीडिंग का हम पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं ये वाला दिवस, और encourage us to understand why it is important to protect the rights of writers and publishers। क्यों इम्पॉर्टेंट है राइटर्स और पब्लिशर्स की राइट को प्रोटेक्ट करना थ्रू कॉपीराइट। ये सब चीज़ों का महत्व हमें समझ में आता है ऐसे जब डेज को हम सेलिब्रेट करते हैं। आई बात समझ में? तो 23 अप्रैल। अब हम कॉपी बुक में क्या लिखते हैं? 2 3 4 लाइक दिस बुक, और कॉपी में लिखते हैं 2 3 23 4th अप्रैल महीने के लिए 4th भी लिख सकते हैं हम। सो इस तरह से हमें याद होगा कि 23 अप्रैल को आता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। अब आता है सेंक्यलांग फेस्टिवल। अब ये क्या है? एक तरीका का फेस्टिवल है जो कि बनाते हैं मेघालय में। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन हमें तो पढ़ना है, तो आई होप आप मैनेज कर लोगे इतना। ठीक है। सो 34th सेंक्यलांग फेस्टिवल कंक्लूड हुआ मेघालय में। वहाँ पे कोई ये जगह है वायाजर, उस जगह। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है खासी ट्राइब के लिए, जो कि रिसाइड करती है मेघालय में। जो भी खासी फेथ के बिलीवर्स हैं, जो भी उस ट्राइब से रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। इससे यूनिटी वगैरह को सेलिब्रेट करते हैं। So it holds immense significance for believers who follow the Khasi indigenous faith. It is a time of unity and celebration and is under the stewardship of the Sang Khasi Sangrej। ओके, सो हमें तो ये याद रखना है कि मेघालय में मनाया जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और खासी ट्राइब के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एट द हार्ट ऑफ द फेस्टिवल इज़ द सिम्बॉलिक एक्सचेंज ऑफ द मोनोलिथ। इसमें किसी एक मोनोलिथ यानी कि एक पत्थर टाइप होता है, उसको एक्सचेंज किया जाता है। इस तरह से सिंबलाइज करते हैं एकता को, यूनिटी को। इस पूरी ट्राइब में जो एकता है, एक दूसरे के साथ जो खड़े रहते हैं, उस चीज़ को ये सिंबलाइज करते हैं इसके थ्रू। और खासी लोग मैंने बता दिया कि एक इंडिजिनस एथनिक ट्राइबल ग्रुप टाइप होते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं, नॉट नेसेसरली ट्राइबल्स बट बाकी भी, जो कि रिसाइड करते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय में, इन द खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। आई बात समझ में? अब याद करने के लिए क्या करें भाई? तो देखो, नाम पढ़ोगे तो खिलांग, कुछ खिलाने से आ रहा है ना, ध्यान से पढ़ो तो खिलाएंगे, खिलाने से खिलाया, कुछ खाते हैं तो खिलाते हैं, और खांसी से खा, दोनों से खिलाना खिलाना आ रहा है। ठीक है, और कौन खिला रहा है? तो वैसे ऐसे याद रख लो, मेघालय, मेघ किसको बोलते हैं? बादल को। सो मेघ से आता है बारिश वगैरह, बहुत कुछ जिससे उगती है फसल वगैरह, तो उससे हमें हमारा पेट ही तो पूजा जाता है ना, मतलब हम पेट पूजा करते हैं ना अपनी, तो हमें मेघालय खिलाते हैं। मेघों का जो आलय है वो हमें खिलाता है बहुत कुछ। सो इस तरह से कुछ सेट करके याद कर लो। बाकी आप समझदार बच्चे हो, मुझे पता है, सब अच्छे से याद कर लोगे। बढ़ते हैं आगे। आई नो बहुत स्टूपिड सा है, मगर याद हो जाएगा, उम्मीद करती हो। डायरेक्ट हो जाए तो और भी बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, और ऐसे हो जाए तो भी बहुत बढ़िया, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले फेस्टिवल पे, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है केरला में। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कुछ माइनर क्लैशेस हो गए पुलिस और लोगों के बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई,
और इसलिए हमें बस ये याद रखना है कि ये केरला में मनाया जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और एक एनुअल फेस्टिवल है। ठीक है, बात यूँ हुई कि 2023 में ना, पिछले साल कुछ क्राउड जो है वो थोड़ा अनकंट्रोल हो गया था, कुछ भगदड़ वगैरह हो गई थी। वापस वैसी सिचुएशन ना बने इसलिए पुलिस ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा गुस्सा आ गए थे, क्योंकि कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ इनके फायरवर्क्स वगैरह होते हैं, वो ज़ोरों शोरों से मनाते हैं, वो थोड़ा पोस्टपोन हो गए थे। तो उसी वजह से थोड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई और इसलिए ये न्यूज़ में आया। अब इसको तो याद कराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नाम में ही त्रिशूल आ रहा है और सब जानते हैं कि ये केरला में आता है। और जिसको नहीं पता है वो आज जान लो कि ये केरला में आता है। उम्मीद करती हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कुवैत नाम की जो कंट्री है उसमें पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट हैज़ स्टार्टेड इन कुवैत एंड इट विल हेल्प अस फर्दर स्ट्रेंथन आवर टाइज विद कुवैत। हमारे भारत और कुवैत के बीच में रिश्ते और मजबूत बने, इसमें हमें ये चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है, सो क्यों वेट करना भाई साहब, फटाफट हिंदी में रेडियो ब्रॉडकास्ट लगाओ और भंगड़ा पाओ। इस तरह से हमें ये भी हो गया फटाफट याद। और बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ आती है एक MOU से रिलेटेड, जिसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस बात के लिए अंडरस्टैंडिंग की इन्होंने, कि भाई पहली बात तो 2 कंपनियां हैं, एक तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरी है इंडस पावर्स लिमिटेड। इन दोनों ने किया MOU साइन टू एड्रेस द नीड फॉर पेसिंग ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स। ग्रीन एनर्जी के लिए इनके कुछ प्रोजेक्ट्स लाए कर जाएंगे, सोलर पावर से रिलेटेड या विंड पावर से रिलेटेड। उसी के लिए इन्होंने साइन किया एक MOU। सो इट विल step up towards achieving some green energy objectives through development of grid connected renewable energy based power projects such as solar, wind, etc. अब ये कैसे याद होगा, तो भाई NTPC काफ़ी नाम सुना लग रहा है, आई थिंक काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है तो आगे ग्रीन लगा देना, तो NTPC ग्रीन हो गया। और अगर विंड मिल लगा रहे हैं तो ऐसे करके पूरा विंड मिल लगती है, या फिर सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो ऐसा कुछ इमेजिन कर लो कि टावर पे लगा रहे हैं हम ये सब। सो इंडस टावर्स हो गया, और इस तरह से इन दोनों का MOU हो गया, और इस तरह से हमें याद भी हो गया। बल्ले बल्ले बढ़ो आगे। अब आते हैं सिपरी रिपोर्ट पे। सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम में पीस आता है, लेकिन बात करते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023। वाह भाई वाह। इसकी रिपोर्ट के अनुसार इनका कहना है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है सभी रीजन्स में। जी हाँ, और इंडिया की बात करें तो हम चौथे नंबर पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। पहले नंबर पे कौन आएगा? ऑफ कोर्स US आएगा भाई। US बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है मिलिट्री वगैरह पे। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे चाइना आएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो रशिया। चौथे पे इंडिया, मैंने बताया था। 5वें पे आ गया सऊदी अरेबिया। बहुत बढ़िया। सो याद कैसे करेंगे? याद करेंगे US ने बहुत सारा भंडार इकट्ठा कर रखा है ना, बहुत सारा। तो यू ऐसे स्टार्ट होता है ना, यू, और ऐसे ही भंडार हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो यू इस तरह से उनका पूरा भंडार इकट्ठा हो रहा है, तो मिलिट्री स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह पहले नंबर पे आ जाएगा USA। सेकंड कैसे जाएंगे? इस यू को थोड़ा टिल्ट कर दो तो C से चाइना बन जाएगा। सेकंड भी याद हो गया हमें, वेरी गुड। तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा? अब जब US पहले नंबर पे आ रहा है तो रशिया पीछे कैसे रह सकता है? वो कम से कम तीसरे पे तो आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन सेंस है भैया। उसके बाद इंडिया चौथे पे, ये याद हो ही जाना चाहिए, इसमें कुछ याद कराने जैसा है नहीं। या फिर भी याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लो कि भैया हमारा इंडिया जो है ना, ऐसे बनाते हैं जो हम इंडिया पूरा
उसमें जब हम मिलिट्री स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है, हम और ताकतवर बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारे 2 की जगह कितने हाथ हो जाते हैं? 4। जैसे भगवान जी के दिखाते हैं ना फोटो में 4 हाथ, वैसे कुछ इमेजिन कर लो। 4 हाथ हो जाते हैं इंडिया के, और चौथे नंबर पे ही आता है हमारा इंडिया। 5वें नंबर पे आएगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, इस तरह से हो गया हमें याद पाँचों के पाँचों। और ये 9वां कॉन्सिक्यूटिव ईयर था, 9th कॉन्सिक्यूटिव ईयर था जब ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा, और बढ़ के कितना पहुंच गया? $2443 बिलियन। जी हाँ, ठीक है। और 2022 से बात करें तो ये स्टीपेस्ट इंक्रीज था 6.8% के साथ। ये स्टीपेस्ट ईयर ऑन इंक्रीज था सिंस 2009। जी हाँ, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई याद। बढ़ते हैं आगे। संजय मशरूवाला जी ये कौन है? ये थे एमडी रिलायंस जियो के, लेकिन उन्होंने दे दिया रेजिग्नेशन, और इसलिए ये रहे न्यूज़ में, और इसलिए हमें करने हैं याद। याद करने के लिए क्या करें? याद ऐसे कर लो कि भैया, ऐसे कुछ इमेजिन कर लो कि भैया जियो वगैरह में तो हमने काफ़ी साल दे दिए, अब हमारा खुद का धंधा स्टार्ट करेंगे। इसका धंधा स्टार्ट करेंगे तो मशरूम का धंधा स्टार्ट करेंगे, मशरूम वाले से मशरूम से याद, ऐसा कुछ ऐसा याद कर लो। आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर संजय मशरूवाला। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए थोड़ी बहुत इधर उधर की टेक्निक याद यूज़ करते हैं सिली सी, और हमें याद हो जाता है। ठीक है भैया, तो खूब मशरूम खाओ और खूब जियो, जुग जुग जियो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। S&P की एक लिस्ट आई, 50 लार्जेस्ट बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय एसेट्स। 2024 की ये रिपोर्ट थी जो कि निकालती S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 3 इंडियन बैंक्स के भी नाम आए, और 3 कौन कौन से इंडियन बैंक्स हैं? तो भैया SBI सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं सब जानते हैं SBI कितना इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो आना ही था। फिर आता है HD, इनके नाम में HDFC, इनके नाम में HD आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी आने ही थे। HD क्वालिटी अच्छी होती है ना, उसी तरह से। और फिर आता है IC HD क्वालिटी अच्छी होती है। ओके, तो इस तरह से तीनों आ गए टॉप 50 में, और इस तरह से हमें याद भी हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट नंबर पे कौन आया? तो फर्स्ट नंबर पे आया चाइना का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक। इट रिटेन द टॉप पोजीशन। अब यार, जब बात हो रही है ना एशिया पैसिफिक रीजन की, तो चाइना के अलावा कौन टॉप करेगा? मतलब आज की सिचुएशन में, ऑफ कोर्स हम आने वाले टाइम में हम भी आगे जाएंगे। आज की बात करें तो चाइना का ही कोई बैंक टॉप पे होगा। याद करने के लिए याद कर लो, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। अब आती है बुक की बात। बुक किसने लिखी है? तो वो है गोवा के गवर्नर। गोवा के गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई। और अब यूँ तो मैं ड्रिंक वगैरह बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, लेकिन हम याद करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। हम गोवा जाते हैं तो दोस्त हमें क्या पिलाते हैं भाई? थोड़ी ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं। तो गोवा में पिल्लई किसने पिलाई? दोस्तों ने पिल्लाई। और पिल्लाई तो तुम्हें कैसे फीलिंग आई? हेवनली फीलिंग आई। सो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये बात हो गया याद। एंड अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, आई डू नॉट प्रमोट ड्रिंकिंग इन एनी वे, एंड ऑल्सो आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर श्रीधरन पिल्लई जी, मगर हम सिर्फ यहाँ पे याद कर रहे हैं। एंड इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ गोवाज बायोडाइवर्सिटी एंड हेरिटेज। गोवा कितना सुंदर है, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी वगैरह, उस बात से रिलेटेड बात हुई है। इसमें तो कुछ पीने की बातें नहीं हुई भैया, समझे? हो गया याद। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रिन्यू एनर्जी और जेरा। जेरा एक लार्जेस्ट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है जापान की, ठीक है, JERA। और रिन्यू एनर्जी इंडिया की ही रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है। नाम में ही रिन्यू आ रहा है तो रिन्यूएबल ही होगी। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट। कहाँ पे? पारादीप में, जो कि ओडिशा में आता है। और ये बात रखनी है हमें याद। तो रिन्यू एनर्जी, जेरा एंड ओडिशा
सो कुछ ऐसा याद कर लो, ग्रीन अमोनिया जैसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे तो पोल्यूशन वगैरह कम होगा, और उससे क्या होगा ना, हमारा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध शुद्ध हवा आएगी। और तभी प्रदीप नाम का कोई आदमी ओढ़ के कौन सा गाना गा रहा है, जरा जरा महकता दिल। आई नो बहुत 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 सिली था, बट आई होप आपको याद होगा हो। प्रदीप नाम का लड़का ओढ़ के ओडिशा और जरा जरा से ज़रा एंड रिन्यू से आपको बताई है। ऑफकोर्स वातावरण साफ हुआ है तो रिन्यू हुआ है, और इस तरह से हमें याद भी हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि आती है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है। ऑफकोर्स इसके नाम में फर्टिलाइज़र आ रहा है, इसके नाम में फर्टिलाइज़र आ रहा है, इसके नाम में फर्टिलाइज़र आ रहा है, तो इसमें तो याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है यार। और ये न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि इन्हें दिया गया नवरत्न स्टेटस। जी हाँ, किसने दिया? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, उन्होंने दिया इनको नवरत्न स्टेटस। तो ऐसा कुछ याद कर लो कि भैया खेती कर रहे थे, खेती में फर्टिलाइज़र डाल रहे थे, और फर्टिलाइज़र के डालते टाइम क्या मिला? कोई एक नया रत्न मिल गया उनको खेती के टाइम, नया रत्न मिट्टी में, नवरत्न। जी हाँ, और इसी तरह से इन्हें स्टेटस मिल गया नवरत्न। जय हो गया है हमें याद। दरअसल बात तो यूँ होती है, सच्ची बात बताऊँ तो, कि कुछ कंडीशंस अगर कोई कंपनी फुलफ़िल कर लेती है तो उन्हें ये स्टेटस दिया जाता है, जिससे कि इन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए ताकि अपने डिसीजंस खुद ले सकें। तो ये है मेन मुद्दा तो, लेकिन वो हमने पूरी कहानी रची सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के लिए तो अब क्या है, बस थैंक यू है कहने को। आई होप आपको समझ में आया हो सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।